Hello dear student, good afternoon all of you. I am Govindasya from Modulus Classes. Standard 11th NCERT syllabus, subject physics, chapter number 2, units and measurement, lecture number 3. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस कैसे होगा। उसमें हमने पैरेलैक्स मेथड यूज किया था। ओके, पैरेलैक्स मेथड यूज किए थे। तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मान लो कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो लास्ट टाइम हमें कुछ फॉर्मूला मिला था कि भाई r इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वहां पे मेजरमेंट लिया था कि भाई अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि जब डिस्टेंस जो है वो वेरी लार्ज होगा, डिस्टेंस जो होगा वो लार्ज होगा, उस टाइम पे हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। थोड़ा सा उसको फिर से रिवाइज करते कि भाई हमने क्या किया था। वहां पे हमने कुछ ऐसा किया था कि भाई जो भी प्लेनेट है, मान लो कि मुझे अर्थ से मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेजर करनी है। अपना मून हो गया, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, अर्थ से दो कोई पॉइंट डिसाइड करेंगे भाई, पॉइंट ए और बी। यहाँ से मून पे जो कोई कॉमन पॉइंट होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम ए, देन अगेन दिस पॉइंट ओ ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट बी। ओके, क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम पॉइंट ए ऑब्जर्व पॉइंट ओ, देन फ्रॉम पॉइंट बी अगेन ऑब्जर्व पॉइंट ओ ऑन द मून। ओके, मून पे कोई भी पॉइंट है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ए और बी की दूरी हमें पता होगी, जिसको हमने बोला बी, यानी कि क्या हो गया, वन टाइप ऑफ बेसिस। पैरेलैक्स मेथड में बेसिस हो गया कि भाई हम लोग दो अलग अलग जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसकी लाइन ऑफ साइट ए हो गई ए ओ, इस पॉइंट के लिए लाइन ऑफ साइट हो गई बी ओ। ओके, ये जो दोनों के बीच का एंगल है पैरेलैक्स एंगल थीटा, वो हम मेजर कर सकते हैं। कैसे कि भाई हम ए से जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थ पे हम लोग ये पॉइंट पे, तो मुझे उसको देखने के लिए हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है इसको मेजर कर सकते हैं। वो तो अपने पास ही है कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो भी टेलीस्कोप है या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो भी टेलीस्कोप है, उसकी हेल्प से हम लोग ओ को ऑब्जर्व कर रहे थे। भाई उस टेलीस्कोप को हमने कितने एंगल पे रखा हॉरिजॉन्टल के साथ, वो हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। तो इन दोनों एंगल के बारे में हमें पता होगा, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई अपने जो ये दूरी जो है मून से लेके यहाँ तक की दूरी, जिसको हमने डी बोला, वो डिस्टेंस जो होगा वो एज कंपेयर टू बी वेरी मच ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई b बाई डी इज वेरी मच लेस देन 1। अगर ऐसा होगा यानी b की वैल्यू काफी छोटी है, तो मतलब बहुत ही कम है, और d की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा वो एंगल कैसा बन रहा होगा भाई, छोटी है और ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है, मतलब कि जो लाइन होगी वो ज्यादा लंबी होगी और ये जो लाइन है वो शॉर्ट है। तो फिर एंगल कितना बन रहा होगा भाई, एंगल भी क्या होगा, स्मॉल। ओके, फिर हमने क्या किया था कि भाई ओ को सेंटर लिया, ओ को हमने सेंटर लिया, ओ को हमने सेंटर लिया, और डी जो है यहाँ पे उतनी रेडियस लेके हमने एक सर्कल बनाया। तो जो भी सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उसमें ए बी क्या होगा, आर, ठीक है, और ये सेंटर है तो सेंटर से भाई पेरिफेरी का डिस्टेंस वो रेडियस हो गया, तो ए बी डी होगा, ए बी डी होगा, और ये तो हमने डी ऑलरेडी लिया हुआ है।
तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। आर्क है बी, वो हम लोग मेजर कर सकते हैं कि अर्थ पे कौन से दो पॉइंट लिए थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी की दूरी हम लोग तय कर सकते हैं कि कितने हैं, मेजर कर लिए। बी आर यानी कि रेडियस यानी कि डी है, वो हमें मेजर करना है। एंगल भी हम लोग मेजर कर सकते हैं थीटा, तो भाई मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा। इजीली हम लोग यहाँ से अर्थ से मून की दूरी यानी कि दो कोई भी प्लेनेट होगी जो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो दो प्लेनेट के बीच की दूरी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था d इज इक्वल टू बी बाई थीटा, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमें कैलकुलेट करना है भाई, यहाँ पे थीटा आया है, d इज इक्वल टू बी बाई थीटा, यानी कि इस थीटा को हमें थीटा के लिए भाई ऐसा यूनिट क्या होगा, तो भाई थीटा के लिए भाई ऐसा यूनिट यानी कि प्लेन एंगल है, फॉर अ प्लेन एंगल ऐसा यूनिट होगा रेडियन। और हम लोग जनरली जो भी मेजर करते हैं वो सारी चीज किसमें होगी, डिग्री में, यानी कि मुझे डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो उसके लिए भाई मैं सिंपल भाई कैलकुलेट कर सिंपल देख रहा हूँ कि भाई मान लो कि मुझे एक सर्कुलर पाथ दिया है, यहाँ से मैं रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ, रोटेट होते 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 भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और वहां तक पहुंचा वापिस। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो भाई एंगुलर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एंगुलर डिस्टेंस यानी कि भाई एंगल कितना बन रहा होगा वहां से यहाँ तक पहुंचे, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल वही होगा पूरा एंगल। इस एंगल को कितना पे बोले कि हम लोग, तो भाई देखिए भाई ये 90, ये भी यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी कि 19 इंटू 4 यानी कि एंगल बन रहा है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, अब जब पूरा 360 डिग्री मान लो कि इसकी रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस आर है, तो 360 डिग्री कवर करने के लिए आर कितनी लगेगी, तो भाई आर इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। कितना कवर अप करना है भाई, 360 डिग्री कवर करना है, उसके लिए रेडियस आर, तो ये हो गई आर, या आर्क यानी कि पेरिफेरी ऑफ सर्कल। ओके, सर्कमफेरेंस जो भी है यही है। तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होगी, तो भाई 2 पाई आर। ठीक है, ओके भाई आर आर कट गया, मतलब अपना जो भी लेंथ थी वो निकल गई, तो अब क्या बचा 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई और ये हो गया इन रेडियन। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके, इसमें समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है ना। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 360 यानी कि पाई डिवाइड बाय 180, यानी कि जो भी वैल्यू होगी, अगर मुझे 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 60 डिग्री इनटू पाई बाय 180 यानी कि पाई बाय 3, वो हो गया रेडियन में आंसर। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो 90 डिग्री होगा तो उसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ पाई बाय 2, 45 डिग्री होगा तो कन्वर्ट कर सकता हूँ पाई बाय 4। इस तरीके से मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे वैल्यू चाहिए कि भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। ओके, तो भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, तो रेडियन पाई की वैल्यू होगी 22/7 या फिर 3.14 डिवाइड बाय 180, तो इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻², इतना रेडियन होगा कब 1 डिग्री इज इक्वल। ठीक है, दूसरी चीज है, जब डिग्री को 1 डिग्री को आप लोग जब 60 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करोगे तब जो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं, जो 1 पार्ट होगा उसको हम कहते हैं मिनट। यानी कि भाई
1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री को हम लोग 60 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें, इसको हम कहते हैं 1 मिनट, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। जो भी नंबर्स होगा उसके ऊपर इस तरह के एपोस्ट्रोफी हम लोग लगाए, वैसे हम लोग यहाँ पे डैश लगाएंगे तो उसको हम कहते हैं मिनट में। ये हो गया मिनट में, ठीक है। 1/60 कितना डिग्री है, 1/60, 1 मिनट यानी कि 1/60 डिग्री। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो भाई 1/60 ये डिग्री हो गया, और 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच, तो भाई 1 मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से हम लोग मिनट में आंसर लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। ओके, जो भी होगा इसकी वैल्यू शायद से कुछ 2 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसे दिया तो नहीं है मुझे वैल्यू, 2.91 इंटू 10⁻⁴। अब बात करते हैं, 1 मिनट हो गया, इसको हम लोग सेकंड में देखते हैं। भाई 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, भाई 1 सेकंड यानी कि क्या हो गया 1/60 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट। सेम चीज यहाँ पे 60 मिनट यानी कि 1 डिग्री। सेकंड को इस तरीके से डबल डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड में। इसको कन्वर्ट करना है तो फिर पहले इसको कन्वर्ट करो भाई मिनट में। चलो भाई मिनट में कन्वर्ट हो गया, मिनट से अब इसको लेके आएंगे भाई डिग्री में, अब ये हो गया डिग्री में कन्वर्ट। अब इसको करो रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू है 4.85 इंटू 10⁻⁶। ये हो गया यू कन्वर्जन, डिग्री इंटू रेडियन, मिनट इंटू डिग्री, और डिग्री से फिर रेडियन में, सेकंड इंटू मिनट, मिनट का फिर डिग्री में, और डिग्री का फिर रेडियन में। तो इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन आप लोग कर सकते हो। चलिए, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये आपका इलस्ट्रेशन 2.1। इसमें कोई डाउट है जल्दी से कमेंट में पूछ सकते हो अगर डाउट है तो। ओके भाई, डाउट नहीं लग रहा है आपको? Another illustration. इसमें ऐसा बोला गया है कि भाई एक इंसान जो है वो अपने से दूर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। पहले पॉइंट ए से ऑब्जर्व कर रहा है, फिर ए से बी तक जा रहा है, ए से सी को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। फिर ए सी से परपेंडिकुलर वो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, फिर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ओके। अब जो इसकी लाइन ऑफ साइट है AC और इसकी लाइन ऑफ साइट BC, लाइन ऑफ साइट यानी कि कहां से कहां तक आप देख रहे हो, ठीक है। लाइन ऑफ साइट AC और लाइन ऑफ साइट BC के बीच का एंगल मालूम पड़ रहा है कि भाई 40 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलक्स एंगल।
या पैरेललिटिक एंगल जो दिया है थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, तो जब वो बंदा ए पे था तब ए और सी के बीच की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। मुझे मतलब कि ए सी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी गर्मी का माहौल है तो भाई मुझे ए सी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो कोई ऐसा फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि मुझे ए सी पता चल जाए। देखिए भाई ए भी पता है, ए सी चाहिए, तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, कॉस, साइन या टेन। कॉस, साइन या टेन, कौन सा फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। जल्दी से बताओ कमेंट करके। मुझे एसी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है भाई, एसी कैलकुलेट करना है। ए भी दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज कर सकता हूँ, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि भाई मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, फिजिक्स। मुझे तो पता नहीं होगा भाई, आप लोगों में से कोई मैथ्स वाला होगा, कोई बायोलॉजी वालों को भी पता तो होगा ही उतना। तो मुझे इतना बताइए कि भाई इसी कैलकुलेट करना है, ये भी दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है, तो भाई मैं कौन सा फंक्शन यूज कर सकता हूँ, साइन, टेन, कॉस, कॉसेक, कॉट। ओके भाई, पहल, वेरी गुड। टेन, यानी कि भाई यहाँ पे मैं टेन अप्लाई कर रहा हूँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यानी टेन 40 डिग्री इज इक्वल टू टेन, यानी कि सामने वाली अपॉन पास वाली, यानी कि साइड की बात कर रहा हूँ। ओके, सामने वाली ए बी है, पास वाली ए सी है, और हमें कैलकुलेट करना है ए सी। गर्मियों का टाइम है तो हमें चाहिए ए सी, तो भाई ए सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय 1040। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ गई कि 1040 की वैल्यू क्या होगी। हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पढ़ा है वो कौन कौन से डिग्री के लिए, भाई 0 डिग्री के लिए हमें पता है, 30 डिग्री के लिए हमें पता है, 45 के लिए हमें पता है, 60 और 90, इसके लिए हमें वैल्यू पता है। अभी 40 डिग्री कहाँ से लाए, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी एंगल आपको दिया होगा उसके लिए आपको लॉग टेबल दिया जाएगा, या तो फिर क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी जाती है। अगर इस तरीके से एंगल दिया होगा 40 है, 39 डिग्री हो गया, 48 डिग्री हो गया, तो उसके लिए आपको लॉग टेबल या फिर वैल्यू जो है वो सम्स के अंदर दी होगी कि भाई इसके लिए इतनी वैल्यू है, ठीक है। लॉग टेबल को आप लोगों को कैसे देखना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि लॉग टेबल जो है, अभी मेरे पास नहीं है लॉग टेबल, मैं लाना भूल गया था। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि लॉग टेबल से आप लोग कैसे साइन 10 की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी डिग्री दी होगी, वैल्यू कोई भी होगी, ठीक है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ 1040 की वैल्यू 0.8391 है, ये भी दिया है 100, 1040 यानी कि 0.8391। ओके, तो आपको ऐसी पता चल जाएगा कि भाई 119 मीटर है। वो आप लोग घर पे बैठ के कैलकुलेटर से ये इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो 1040 की वैल्यू कैसे आती है 0.8391, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको लॉग टेबल में सिखाऊंगा कि वहां से वैल्यू कैसे देखते हैं आप। इससे आगे और इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हुए सम्स दिया हुआ टेक्स्ट बुक के अंदर ही, इसमें ऐसा बताया गया है कि भाई अर्थ है, इसका डायमीटर बताया गया है, अर्थ का डायमीटर d, वैल्यू दी हुई है यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको,
मून को, और इसके जो डायमीट्रिकल पॉइंट है ए बी वो एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है अल्फा। अल्फा की वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू 1 डिग्री एंड 54 मिनट। 1 डिग्री ये हो गया 54 मिनट, यानी कि ऊपर ये डैश है, मुझे उससे पता चला कि कौन से फॉर्मेट में है, इसका यूनिट क्या है, मिनट है, और 1 डिग्री वो तो आपको पता ही है। अल्फा दिया है, मुझे चाहिए भाई और इन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो भाई हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, लेक्चर नंबर 2 में इन दोनों के बीच की दूरी हमें पैरेलैक्स मेथड से पता चला। फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू अल्फा। D यानी कि आर्क इज इक्वल टू ये रेडियस, ये भी D होगा, ये भी D रेडियस ही होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने भाई लास्ट डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए मेथड में हम लोग पढ़ चुके थे कि इसको सेंटर मानो और D को रेडियस लेके अगर एक पूरा सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये भी क्या हो गया, आर्क, और ये सेंटर है, तो सेंटर से पेरिफेरी पे जो भी डिस्टेंस आप लोग मेजर करोगे, चाहे इस तरीके से करो या ऐसे करो या ऐसे करो, वो क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल दिया हुआ है अल्फा। अब d तो मुझे पता है, नहीं सॉरी d कैलकुलेट करना है, ओके d मुझे कैलकुलेट करना है, तो d इज इक्वल टू स्मॉल d डिवाइड बाय अल्फा। स्मॉल d मुझे दिया है 1.276, बट अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने ऐसा यूनिट में पढ़ा था कि भाई जो भी प्लेन एंगल होगा उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने भाई 10 मिनट पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था उसके अंदर कि भाई मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे पहले अल्फा को किस में कन्वर्ट करना है, मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ या फिर मिनट में लेके फिर इसको रेडियन में लेके अगर, ओके मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेडियन। ये दिया हुआ है कुछ डिग्री और मिनट के फॉर्म में, रेडियन में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट और कितनी है 54 मिनट दी हुई है, यानी कि 114 मिनट, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सॉरी डिग्री में पहले कन्वर्ट करते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 60 मिनट, तो 114 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो भाई यहाँ पे 114 यानी कि 114 डिवाइड बाय 60। अब ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में। तो भाई हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन, और इसको मैंने प्रूव करके भी बताया कि भाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई ही क्यू है, ओके। तो वहां से 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 180, तो इसको कैंसिल आउट करो 180, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, तो भाई इतना डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, ओके 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो इतना डिग्री दिए 114 डिवाइड बाय 60, इतने डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, जिसको आप लिख सकते हो पाई बाय 180, हो गया रेडियन में कन्वर्ट। तो अल्फा की वैल्यू आप लोग लिख सकते हो कि भाई अल्फा इज इक्वल टू 3.32 into 10⁻²² रेडियन। अल्फा रेडियन में आ गया, डी ऑलरेडी दिया हुआ है, कैपिटल डी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, डी डिवाइड बाय अल्फा। डी कितना है 1.276 into 10⁻⁷ डिवाइड बाय अल्फा दिया हुआ है 3.32 into 10⁻²। अब इसको तो आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं 10⁻² की जो भी पावर होगी वो आपको मैं कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। 10⁻² की जो भी पावर होगी वो मेरी जिम्मेदारी है कैलकुलेट करने की, बाकी जो होगा वो आपकी जिम्मेदारी है कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहाँ से आपको डी मिल जाएगा। इसको भी कैलकुलेट करना भी ज्यादा टफ नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर हो गए। इसके बाद देखते हैं, चलिए भाई इसके बाद दिया है कि भाई
सन के लिए एंगुलर डायमीटर दिया है। एंगुलर डायमीटर मतलब कि एंगुलर डायमीटर का मतलब है इसको हम बोलते हैं सी ओनली डायमीटर, ओके। और एंगुलर यानी कि इसकी वजह से जो डायमीटर की लाइन है उसकी वजह से जो एंगल बन रहा है अल्फा, इसको कहते हैं एंगुलर डायमीटर। तो सन की वजह से जो अर्थ पे कुछ एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 19200 सेकंड। अब इसको कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, यहाँ पे मिनट था वहां पे सेकंड। सन और अर्थ के बीच की दूरी d, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इक्वल टू 1.496 into 10⁻⁷ मीटर। सॉरी 10⁻⁷ में 10⁻11 10⁻⁷ किलोमीटर, 10⁻⁷ नहीं 10⁻⁸ किलोमीटर होगा, ओके। 1.496 into 10⁻11 मीटर ये डिस्टेंस दिया है सन और अर्थ के बीच का। मुझे कैलकुलेट करना है कि सन का डायमीटर क्या होगा, d, यही फॉर्मूला होगा, स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D इनटू अल्फा, r इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। बट यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में, यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़ी दुविधा है। तो फिर इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे थोड़ी टाइम पहले। 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट और 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, वो तो हमें पता है। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। और इसको फिर से 60 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, डिग्री, और फिर मल्टीप्लाई बाय π/180। पाई की वैल्यू है 3.14 या फिर 22/7। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1920 सेकंड 60/60 यानी कि अब कन्वर्ट हो गए डिग्री में इनटू π/180। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा किसमें, रेडियन में। क्योंकि जब भी हम लोग कैलकुलेट करें डिवाइड डिवीजन है तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, बट अगर समेशन कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम पे कंपलसरी दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, ठीक है। बाकी इसका समेशन या फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अल्फा की वैल्यू है 9.31 into 10⁻³ रेडियन, ओके। अल्फा की वैल्यू मुझे मिल गई, मुझे डी चाहिए, तो भाई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डी इज इक्वल टू कैपिटल डी इनटू अल्फा, आर इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। अल्फा दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, तो भाई हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। 1.496 into 9.31 10⁻11 यानी कि 8, जो भी फिर आंसर है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। चलिए भाई 3 सम सॉल्व किए, इसमें से कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो आप जल्दी से बताइए, मैं कमेंट में समझा देता हूँ। कमेंट करके बताइए जल्दी से, यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई डाउट है। जल्दी से बताइए किसी को कहीं पे डाउट है। क्लियर दिख तो रहा है ना? ओके, आप लोगों ने कुछ बताया नहीं मुझे। आई होप कि आपको डाउट नहीं होगा। बोर्ड साफ कर रहा हूँ फिर। अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ रहे थे भाई
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। उसमें हमने एक मेथड पढ़ ली थी कि अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में है वेक्टर और इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लो कि a इज इक्वल टू 5 3 2 एंड b इज इक्वल टू 1 1 1, ठीक है, मीटर में सेकंड में होना चले। दो वेक्टर क्वांटिटीज दी हुई है, a इज इक्वल टू 5 3 2, b इज इक्वल टू 1 1 1, ठीक है, और इसके यूनिट्स है। इन दोनों के बीच का अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है a डॉट b, तो हम कैसे करेंगे भाई, मल्टीप्लाई x x कोऑर्डिनेट यानी कि 5 into 1 प्लस y y कोऑर्डिनेट यानी कि 3 into 1 प्लस z z कोऑर्डिनेट यानी कि 2 into 1, तो क्या होगा 5 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 10 मीटर इनटू सेकंड, ठीक है। ये होगा a डॉट b। ये फर्स्ट मेथड थी। अगर मान लो कि हमें इस कोऑर्डिनेट की जगह पे हमें यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो a का मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट जो है उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस z यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके। 25 प्लस 9 प्लस 4, तो 9 यानी 38 ऐसा कुछ होगा, ऐसा ही होगा ना, ओके। a की वैल्यू मिल गई। वैसे ही अगर मुझे b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करूंगा भाई, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि रूट 3। चलो भाई, मुझे कोऑर्डिनेट की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई दो वेक्टर क्वांटिटीज है जिसका मैग्नीट्यूड है √38 एंड √3, और दोनों भी वेक्टर क्वांटिटीज है। मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी a इस तरीके से है, b ऐसे है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसा कुछ दिया है। दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो मुझे इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, a डॉट b। तो आप याद रखोगे भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a यानी √38, मैग्नीट्यूड ऑफ b यानी कि √3 एंड cos 60। अगेन दिक्कत कहाँ पे आएगी हमें, यहाँ पे, क्योंकि सारी वैल्यू आपको याद नहीं होगी। यहाँ पे मैं ऐसी डिग्री आपको देने वाला हूँ 0 30 45 60 और 90, इसके अलावा कोई डिग्री नहीं मैं देने वाला। तो cos 60 की वैल्यू आती है 1/2। अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, पता कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं होने वाले, ठीक है। अभी आपके लिए एक सम है, मैग्नीट्यूड ऑफ a फिजिकल क्वांटिटीज इज 5 यूनिट, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू √3/5। इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a डॉट b? मैग्नीट्यूड क्या होगा आप लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। जल्दी से कमेंट में आंसर लिखिए भाई, क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया हुआ है 5, b दिया है √3/5, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज 30 की वैल्यू √3/2 है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, a डॉट b कितना यूनिट होगा। ये इजी है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। ये अपना स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज दो टाइप से कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में तो जो पहले मेथड बताई थी वो, और अगर मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में तो इससे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट अभी नहीं पढ़ने वाले, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वरना फिर मिक्स हो जाएगा सारा। चलिए भाई जल्दी से बताइए इसका ये वैल्यू क्या होगी, a डॉट b इज इक्वल टू
और जब भी लेक्चर लाइव देखे उस टाइम पे भी आपके पास एक रफ पेपर और पेन होनी चाहिए, ताकि आप लोग जल्दी से कैलकुलेट कर सको। हो सके तो कैलकुलेटर भी साथ में रखिए, अगर गुजरात बोर्ड वाले बच्चे तो कैलकुलेटर भी साथ में रखिए, और अगर एनसीईआरटी बोर्ड वाले हैं तो फिर दिक्कत होगी। मैं वेट कर रहा हूँ यार, जल्दी से यार रिप्लाई करो। जल्दी जाग रहे हो या सो गए? सर फिजिक्स पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है ना? जल्दी से बताइए भाई, कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आएगी? सब लोग गायब हो गए। चलिए मैं ही बता देता हूँ फिर। ओके, इसकी वैल्यू होगी 3/2 यानी कि 1.5। आप लोग कैलकुलेट करिए भाई कैसे होगी वैसे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा भाई, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या अभी कमेंट करके बताऊंगी, तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए समझ में? अब एक मेथड यूज करते हैं, estimation of very small distance, just like atoms की साइज या डायमीटर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हो गए, उसके डायमीटर, न्यूक्लियस है उसका डायमीटर क्या होगा। तो उसके लिए एक मेथड है। जैसे पहले तो हम लोग यूज करते थे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट, 3 या 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे, बट उन सबकी कैपेसिटी जो थी वो अलग अलग थी। कैसे? मान लो कि फर्स्ट पहले यूज किया हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिक्स यानी कि रे यानी कि लाइट से रिलेटेड है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम लोग यूज करते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट रे है उसका। अब इसकी वेवलेंथ जो है, आप लोग 10th में कहीं पे पढ़ चुके हो, इसकी जो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम या फिर 8000 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये रेंज है वेवलेंथ फॉर विजिबल लाइट रेज। ओके, 4000 टू 7000 या 8000 एंगस्ट्रॉम। ओके, स्टार्टिंग यहाँ पे 7 रेज में वायलेट टू रेड। ओके, जैसे जैसे इसके कलर चेंज होता जाएगा, अगर वायलेट है तो इसके लिए 4000 एंगस्ट्रॉम हो गए, और रेड है तो 7 या फिर 8000 लेते हैं। ओके, तो इसकी हेल्प से हम लोग जिसकी इतनी वेवलेंथ जितनी होगी उतना तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर वेरी स्मॉल डिस्टेंस है तो कितना, तो 4 into 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, तो 1 टाइप ऑफ यूनिट है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ चुका है कि 1 नैनो कूलम होगा या 1 नैनो फेराडे होगा। नैनो यानी कि 10⁻⁹ की रेंज। तो
तो 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10, तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम यानी कि इसको 4 × 10⁻³ लिख सकते हैं प्लस, और ये एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10, तो यहाँ पे क्या होगी वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 7 × 10⁻⁷ मीटर, यानी कि अगर जो भी पार्टिकल है उसकी साइज 4 × 10⁻⁷ मीटर तक ही मेजर कर सकते हैं। अगर इससे छोटी है यानी कि भाई मान लो कि 10⁻⁸ मीटर होगा, तो उस पार्टिकल को हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इससे आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके कोई भी जो पार्टिकल है या जिसका हमें डायमेंशन या जो चीज कैलकुलेट करनी है उसको इसके ऊपर इंपोर्ट करते हैं, और वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर करेंगे जब मोशन में होगा। तो अब ऐसा क्यों होगा वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। 12th में चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर, ओके, रेडिएशन एंड मैटर, वेव्स एंड मैटर। तो इसकी जो कैपेसिटी थी वो 0.6 एंगस्ट्रॉम, इससे छोटा अगर कोई पार्टिकल होगा तो उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर अभी जो लेटेस्ट आया है वो है टनलिंग माइक्रोस्कोप। जिससे हम लोग को पता चला कि भाई न्यूक्लियस और मॉलिक्यूल्स जो मतलब जो एटम है उसका डायमेंशन कितना होगा। लास्ट हम लोग ये यूज कर रहे हैं अभी लेटेस्ट, ठीक है, टनलिंग माइक्रोस्कोप। बट ये जब नहीं आया था उससे पहले की बात करें तो उससे पहले अगर मान लो हमें कोई भी एटम दिया है उसका हमें डायमीटर पता करना है या उसका मतलब कि उसका जो साइज क्या होगा वो हमें पता करना है। एटम का साइज पता करने के लिए फिर हमने यहाँ पे एक बहुत पुरानी मेथड दी हुई है, वो आपको कहीं पे पूछने वाले नहीं है, ना ही एग्जाम में है कहीं पे, ना बोर्ड की एग्जाम ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट टेक्स्ट बुक में दी है तो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये मेथड क्या है। तो मेथड में हम लोग ऑलिक एसिड जो है वो ऑलिक एसिड जिसका फॉर्मूला कोई C14H नहीं C18H38O2 ऐसा कुछ है इसका केमिकल फॉर्मूला, ओके। ऑलिक एसिड इसका जो नेचर है वो सोपी नेचर है, सोपी नेचर यानी कि मतलब कि बबल्स के फॉर्म में बन जाता है ऑलिक एसिड। तो हम लोग पहले ऑलिक एसिड लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना, ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया है कि हमें कितना लेना है 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना हम लोग ऑलिक एसिड लेते हैं। फिर इसको डिसॉल्व किया अल्कोहल में, कोई भी अल्कोहल होगा, ठीक है, एथेनॉल मिथेनॉल जो भी अल्कोहल होगा इसके अंदर इसको हम डिसॉल्व करते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है जिसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन होगा तब 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना ऑलिक एसिड है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी 1/20, ओके, ये हो गई इसकी कंसंट्रेशन। अब फिर से अभी जो सॉल्यूशन बना है उसमें से मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना, तो सॉल्यूशन में से मैंने लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, सेंटीमीटर क्यूब यानी कि मिलीलीटर से कंपेयर करते हैं भाई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, ऐसा है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 मिलीलीटर, ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 मिलीलीटर। तो हमने कितना लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सॉल्यूशन में से हमने 1 ml जितना सॉल्यूशन लिया, उसको फिर से डिसॉल्व करते हैं अल्कोहल में,
जो सेम अल्कोहल वहां पे था वही। फिर से हमने सॉल्यूशन बनाया 20 सेंटीमीटर क्यूब जितना, यानी कि 20 ml, ठीक है। ओके, अब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड, वन बाई 20 तो था इसके अंदर, इसको फिर से 20 में डिसॉल्व किया, तो 1 डिवाइड बाई 20 इंटू 20, ये हो गई ऑलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें से अब इसको भी इतना करके हमने छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं भाई लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम पाउडर को एक बड़ा सा टब लेके, बाथटब में जो भी है उसके अंदर पानी है, उसके ऊपर हम लोग स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रे करते हैं पाउडर का। तो पाउडर क्या होगा, डेंसिटी कम होगी तो भाई वाटर से ऊपर ही रहेगा, यानी कि लेयर बनेगा। लाइकोपोडियम पाउडर का लेयर कहाँ पे बनेगा, पानी से ऊपर। अब जो लेयर बना है उसके ऊपर हम लोग यहाँ से 1 ड्रॉप, यानी यहाँ से हम लोग एक ड्रॉप लेके पाउडर के ऊपर रखते हैं। तो पाउडर के ऊपर मान लो कि इस तरीके से पाउडर का पूरा लेयर बन रहा है, ठीक है। ऐसा कोई टब दिया और उसके अंदर यहाँ पे हमने ड्रॉप रखा 1 2 3 4 ऐसे 1 बाय 1, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी होगा और इस तरीके से मतलब कॉलम और रो के फॉर्म में हम लोग ड्रॉप रखते जा रहे हैं। एक ड्रॉप का वॉल्यूम हमें पता है भाई V है। मान लो कि नंबर ऑफ ड्रॉप यहाँ पे n है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा सबका मिला के, भाई टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम n इंटू V। बट मुझे तो चाहिए भाई ये जो कहाँ गया ऑलिक एसिड है उसका वॉल्यूम कितना होगा कि भाई जितना भी वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और उसके अंदर ऑलिक एसिड कितना है 1 बाई 20 बाई 20 यानी 1 बाई 400 जितना, ठीक है। सॉरी 1 बाई 440 जितना, ओके 1 बाई 400 ही होगा, मतलब यहाँ से डिवाइड बाई 400 ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड। अब जो लेयर बना है ये ऊपर से आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो भाई लेयर के फॉर्म में 1 ड्रॉप इस तरीके से रखे हुए हैं कॉलम और रो के फॉर्म में। अब इसको मैं साइड से यानी कि यहाँ से ऑब्जर्व करूंगा तो इस तरीके से दिख रहा होगा कि 1 ड्रॉप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी में थिकनेस मुझे पता चल गई, तो भाई ड्रॉप यानी कि वॉल्यूम तो हमने कर दिया, ऑलिक एसिड का वॉल्यूम है, ओके। इसकी थिकनेस T यानी कि भाई जो भी यहाँ पे एटम है उसका डायमीटर हो गया। मान लो कि यहाँ पे ऑलिक एसिड का जो एटम है उसका डायमीटर यानी कि थिकनेस, वॉल्यूम हमें पता है NV बाय, और ये जो एरिया होगा जो भी हमने वेसल लिया हुआ है उसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो इसके लेंथ और विड्थ से हमें एरिया पता चल जाएगा। तो एरिया इनटू थिकनेस यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड कितना है NV बाय 400, मुझे T पता चल जाएगा वहां से NV बाय 400 इंटू A। तो थिकनेस यानी कि इसका डायमीटर कितना होगा, यानी कि जो भी ऑलिक एसिड हमने लिया है उसका डायमीटर, एटम का डायमीटर हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट ये बहुत पुरानी मेथड है और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टेक्स्ट बुक में दी है इसलिए आपको पढ़ा दिया, ये कहीं में भी नहीं आपको पूछने वाला है। ये बस ये सारी चीजें जो है वो आपको याद करनी है भाई 1 मार्क्स के लिए, ओके। एक लास्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं भाई। न्यूक्लियस की साइज हमें दी हुई है, न्यूक्लियस की साइज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर टू 10⁻14 मीटर, कितने ऑर्डर के न्यूक्लियस साइज है
अब किसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो पिन है उसकी नीप आती है नीडल, उसकी जितनी साइज होगी उतनी, यानी कि 10⁻⁵ मीटर टू 10⁻⁴ मीटर। ओके, एक्चुअल साइज है 10⁻⁵ मीटर टू 10⁻⁴, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 10⁻⁵ मीटर टू 10⁻⁴। आपको फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि रफली, ये तो न्यूक्लियस है, तो रफली एटम की साइज क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करके बताना, मतलब कितनी होगी, कितने टाइम्स होगी। तो हम लोग इजीली देख सकते हैं भाई 10⁻⁵ को 10⁻⁵ में कन्वर्ट करना है, यानी कि 10⁻⁵ को किसी चीज से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आएगा 10⁻⁵। तो भाई बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁻⁵ डिवाइड बाय 10⁻⁵, यानी कि 10⁻⁻। ये हो गया इसका स्केलिंग फैक्टर। ओके, स्केल अप फैक्टर। भाई इसको मैंने 10⁻10 टाइम्स किया तब न्यूक्लियस की साइज इतनी हो गई। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि भाई मान लो कि एटम की साइज है एक्चुअल 10⁻10 मीटर है एक्चुअल, तो इतना स्केल अप किया है न्यूक्लियस को, तो भाई ये भी स्केल अप होने के बाद कितना होगा, तो 10⁻10 कितना हुआ है भाई, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 10⁻10 टाइम्स, तो इसको भी 10⁻10 टाइम्स करोगे तो क्या होगा 1 मीटर, यानी कि 10⁻10, यानी कि जिसको हम देख भी नहीं सकते वो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, या डायरेक्ट साइज कितना हो जाएगा 1 मीटर जितना। बस ये आपको दिया है कि भाई रफली आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपकी मर्जी यहाँ पे 10⁻15 लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻9 लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट 10⁻10 के आसपास आपको लेना है, क्योंकि 10⁻10 जितनी अप्रोक्स साइज होती है कोई भी एटम की। ओके, चलिए भाई आज जितना भी पढ़ा है, किसी को कहीं पे कोई डाउट है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे भाई, माइक्रोमीटर टू नैनोमीटर, नैनोमीटर टू पिकोमीटर, पिकोमीटर टू मेगामीटर या किलोमीटर, उन सब में यूनिट कन्वर्जन हम लोग कैसे कर सकते हैं। कई बार होता है कि आप लोगों को पूछते हैं कि भाई 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि कितना मीटर, तो भाई आपको पहले पे मैंने कहीं पे बताया था 10⁻10 मीटर है, तो फिल द ब्लैंक 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ये तो सिंपल आपको बताया गया, बट इसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो कि भाई 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच माइक्रोमीटर। तो ये जो यूनिट कन्वर्जन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, इससे यहाँ पे किसी को कोई डाउट है जल्दी से कमेंट में बताइए, फिर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अपना लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। डाउट है किसी को? यार आप लोग आना भी नहीं बोलते यार, कमेंट में बताओ तो सही, कमेंट करके कि सर डाउट है नहीं है। चलो भाई ठीक है, ओके चलो भाई, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोगों ने मुझे काफ़ी देर तक टॉलरेट किया, उसके लिए थैंक यू।